आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड के होम साइंस द्वितीय प्रश्न पत्र के एक टॉपिक विटामिन सी के बारे में जानकारी दूंगी। विटामिन सी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन है और ये हमारे लिए हम इसको ज़्यादा देर तक संग्रहित करके नहीं रख पाते हैं। 24 घंटे में ये मूत्र वगैरह विसर्जित होते हैं तो उसके साथ निकल जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा भी लें तो वो हमारे काम का नहीं होता, इसलिए इसको हमारे खाद्य में रेगुलर खाने से ही हमें फ़ायदा मिलता है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसका ऑक्सीकरण होने पर दूसरे प्रकार का विटामिन सी डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड बनता है, जो कि सफ़ेद गंधहीन अम्ल है, पानी में घुलनशील है, ऊष्मा और सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी युक्त पदार्थ काटकर हवा से खुलने से रंग बदल जाता है और ऑक्सीकरण क्रिया हो जाती है इसकी, और ये पकाने पर नष्ट हो जाता है। प्राप्ति के साधन, इसके मुख्य साधन हैं आंवला, अमरूद, नींबू का रस, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, ताज़ी पत्तेदार सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज, केला, सेब इत्यादि। आंवले में 700 मिलीग्राम, अमरूद में 300 मिलीग्राम, संतरे में 63, अनानास में 68, आम पके हुए में 63, पपीते में 24, टमाटर में 46, फिर चौली में 32, सहजन की पत्तियों में 173, पालक में 220, पत्ता गोभी में 124, मूली की पत्तियों में 65, केले में 26, 2.6 और सेब में 2.8 और कटहल में 10। तो ये हमने देखा कि ये मात्रा इसकी खाद्य में प्राप्त है। जबकि आंवला और अमरूद, आंवला को अगर हम गर्म भी करते हैं तो वो, क्योंकि उसमें टैनिन्स होते हैं, इसलिए वो गर्म होने पर नष्ट नहीं होता। विटामिन सी हमारे लिए उपलब्ध होता है। अमरूद हमारे यहाँ मौसमी फल है, जो कि मौसम जब होता है अमरूद का तो हम लोग आम जन आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आते हैं विटामिन्स के कार्य के बारे में। विटामिन्स के कार्य, सबसे पहले कोलेजन का निर्माण करना। अंतःकोशियों को जोड़ने वाले पदार्थ कोलेजन का निर्माण करता है। हमारे शरीर की लंबी हड्डियों को सिरों पर ये रहता है, जो मांसपेशियों से जुड़ता है। कोलेजन ये दांतों के भीतरी भाग को भी बनाता है, रक्त वाहिनियों को जोड़ता है, दांत तथा मस्पूड़ों को मजबूती देता है। ये लाल रक्त कणों को परिपक्व बनाता है, इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। ये लौह लवण फेरिक फेगोफेरस में बदल देता है, जिससे लौह लवण का शोषण होता है। अस्थि मज्जा का निर्माण करना और अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों के निर्माण में भी ये सहायता देता है। विटामिन बी समूह के फॉलिक एसिड को फोलिनिक एसिड में बदलता है, ताकि फोलिनिक एसिड रक्त निर्माण में सहायता कर सके। संक्रामक बीमारियों में भी विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक है। आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। विटामिन सी के कुछ प्रभाव हैं। अगर लंबे समय तक हम विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है। 2 प्रकार की स्कर्वी होती है, एक वयस्क और एक शिशु की। वयस्क स्कर्वी में सबसे पहले शारीरिक कमजोरी आ जाती है, शरीर जल्दी थकने लगता है, धीरे धीरे शरीर की चमक कम होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होने लगता है। तीव्र स्कर्वी होने पर मसूड़े फूलने लगते हैं, खून निकलने लगता है, दांत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ मुलायम हो जाते हैं, जोड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, बाहां और जांघ की मांसपेशियों में रक्त स्त्रवित होकर जमा होने लगता है, त्वचा नीले नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, रक्त वाहिनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण फटने की संभावना रहती है। घाव से देर से बढ़ते हैं। घाव भरने के लिए, जोड़ने के लिए ऊतकों की आवश्यकता होती है। कोलेजन की कमी के कारण ये सब होता है। हड्डियां खोखली हो जाती हैं, मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, आंतरिक रक्तस्राव का भी पता नहीं चलता, बीमारी के अंदर ही अंदर बढ़ती है और हृदय गति रुक जाने पे भी रोगी मर सकता है। तो ये सब कमियां जो हैं वो हमारे लिए, हमारे विटामिन सी न लेने के कारण होती हैं। विटामिन सी जो है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए, विटामिन डी के अवशोषण के लिए भी बहुत आवश्यक है।
तो इस तरह से ये कई तरीक़ों से, कई हार्मोन्स के लिए ज़रूरत है, जैसे फॉलिक एसिड को फॉलिक एसिड बनाने के लिए ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर ये नहीं बनती हैं तो हमारे लिए ये तकलीफ़ का विषय बनता है और स्कर्वी या कोई रोग से हम ग्रसित होने लगते हैं और हम इसको संग्रहित करके नहीं रख पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये वसा में घुलनशील होता है तो हम संग्रहित कर देते, 6 महीने तक इसकी कमी एहसास नहीं होती। जब हमें मौसमी फल खाने को मिलता हम खा लेते और इकट्ठा कर लेते, पर ऐसा संभव नहीं है। इसमें ये संग्रहित नहीं किया जा सकता, एक्स्ट्रा जो भी है वो यूरिन के साथ निकल जाता है। अब आता है शिशु में स्कर्वी। शिशु में स्कर्वी विटामिन सी की कमी से बच्चों में हो जाता है और बच्चों की भूख समाप्त हो जाती है, हड्डियों में रक्त जमा हो जाने से सूज जाती हैं और कोमल हो जाती है। टांगों और जांघों में सूजन और दर्द रहता है, टांग हिलाने मोड़ने में तकलीफ आती है। आंतरिक रक्तस्राव के कारण शरीर पर नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, दांत निकलते समय मसूड़े सूज जाते हैं, रक्तस्राव होने लगता है। बीमारी बढ़ने के साथ साथ बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आती है, शरीर नीला पड़ता है, शरीर में ऐंठन होने लगती है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है इससे। इसकी कमी से ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना रहती है। इस प्रकार टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोगों की भी संभावना बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये सभी कारण जो हैं हमारा विटामिन सी की कमी के कारण हो सकते हैं। तो इसलिए हमें विटामिन सी के आहारी स्रोत लेने चाहिए और मौसमी फल वगैरह रेगुलर खाने चाहिए। अगर हम आंवला कच्चे फलों का प्रयोग करेंगे तो अंकुरित चीज़ें और खमीरीकृत चीज़ें, तो उसमें भी विटामिन सी बनता है, तो वो भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। और विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता सारणी के अनुसार ये है कि 0 से 12 माह तक तो 25 मिलीग्राम, और 1 से 12 से 30 से 40 मिलीग्राम, और 13 से 15 वर्ष में 40 मिलीग्राम, 16 से 18 वर्ष में 40 मिलीग्राम, पौध स्त्री पुरुष वगैरह में भी 40 मिलीग्राम, गर्भावस्था में भी 40 मिलीग्राम, पर धात्री अवस्था में इसकी 80 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। और छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है, इससे शरीर में विसर्जन हो जाता है। दस्त और अतिसार की शिकायत होने पे भी ये विसर्जित हो जाता है, तो इसमें अतिसार के दौरान भी इसकी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार आज आपने विटामिन सी के बारे में जानकारी हासिल की है। धन्यवाद। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक विटामिन है और वसा में घुलनशील अन्य विटामिन ए, डी, ई, के हैं, जिनमें से विटामिन ए के बारे में हम पूर्व में भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। विटामिन डी जो है, इसका जो रासायनिक अगर हम संगठन देखें तो ये कोल कैल्सीफेरॉल या कोल कैल्सीफेरॉल के रूप में है, या 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो है विटामिन D3, 7 डिहाइड्रोकोल कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है इसके नाम है, ये सफ़ेद रवेदार है, गंध रहित है, वसा में घुलनशील है, पानी में अघुलनशील है, अम्ल, क्षार, ताप और ऑक्सीजन के प्रति स्थिर है, इस पर कोई इनका प्रभाव नहीं पड़ता। और विटामिन डी 2 रूपों में प्राप्त होता है, इर्गोस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल। तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल और इर्गोस्टेरॉल जो है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, और पेड़ पौधों में ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, और ये ज़्यादातर पानी जो मछली के तेल वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं, और सूर्य की रोशनी से ये विटामिन D3 में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके प्राप्ति के साधन हैं प्राणिज भोज्य पदार्थ, जैसे वनस्पति भोज्य पदार्थ में उपस्थिति न के बराबर है। यकृत के तेल, वसायुक्त मछलियाँ, अंडा, मक्खन, पनीर, वसायुक्त दूध, अंडे के पीले भाग में ये अधिक मात्रा में होता है, और ये कैल्शियम फास्फोरस भी इसमें अधिक मिलता है क्योंकि ये वसा में घुलनशील है। ये ज़्यादातर कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल वगैरह में पाया जाता है, हेली लिवर ऑयल, तो इसमें 200 से 750 माइक्रोग्राम्स के रूप में पाया जाता है, इसकी इकाई माइक्रोग्राम है। अगर हम 100 ग्राम खाद्य पदार्थ लेंगे तो उसमें इतने माइक्रोग्राम है। वसायुक्त मछली जो है वो 5 से 30 माइक्रोग्राम, अंडा 1.25 से 1.5 माइक्रोग्राम्स, अंडे का पीला भाग 3 से 4 माइक्रोग्राम्स, दूध में 0.05 से 0.1 माइक्रोग्राम्स, और घी में 0.5 से 1.5 माइक्रोग्राम्स, और मक्खन में 1.5 माइक्रोग्राम, और
इसको अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में अगर देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट IU बोलते हैं, जिसे इंटरनेशनल यूनिट में 4 माइक्रोग्राम्स होते हैं। तो यानी चौथाई भाग इसका उपयोग में आएगा। इसको 4 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ये रिकेट्स में इसकी कमी का रोग है रिकेट्स, और इसको जो कैल्शियम का इसके बहुत से काम हैं। कैल्शियम का चय अपचय विटामिन डी के द्वारा होता है। छोटी आंत में कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से कैल्शियम का शरीर में अवशोषण कम होता है और कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसका प्रभाव हड्डियों पर पड़ता है। दूसरा, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। शरीर में रक्त और कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा विटामिन डी में नियंत्रित करता है। जब रक्त में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है तो दोनों हड्डियों से निकलकर रक्त में मिल जाते हैं, किंतु विटामिन डी की कमी होने पर अस्थियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिक मात्रा में निकल जाते हैं, जिससे हड्डियों की कमी रक्त में अधिकता हो जाती है। तो इसका मतलब है रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने के लिए ये विटामिन डी में आता है। फास्फोरस का चय अपचय विटामिन डी फास्फोरस के अवशोषण की छोटी आंत में बढ़ाता है और इसकी कमी से फास्फोरस मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। इससे रक्त में मात्रा कम हो जाती है। अस्थियों के निर्माण में ये ज़रूरी है। अगर ये अवशोषण इसका प्रभावित हो रहा है तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। अगर इसमें विटामिन डी होगा तो अवशोषण अधिक होगा। दांतों की मजबूती इसी के द्वारा होगी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम के लिए अवशोषण के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये दांतों के लिए भी ज़रूरी है। शारीरिक वृद्धि में सहायक है। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। पैराथाइट ग्रंथि पर नियंत्रण है। निकलने वाला हार्मोन जो है वो हड्डियों में फास्फोरस और अलग रोकने के काम में आता है। इसका अवशोषण के काम में आता है पैराथायराइड हार्मोन, तो वो भी विटामिन डी से प्रभावित होता है। विटामिन डी के प्रभाव से रिकेट्स और बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। ऑस्ट्रोमलेशिया मतलब हड्डी कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी का मुड़ना। स्कर्वी रिकेट लक्षण रिकेट के दिखाई देते हैं। गुर्दे इससे प्रभावित होते हैं। गुर्दे के काम में बाधा डलता है और फास्फोरस का विसर्जन पेशाब के द्वारा हो जाता है, तो रक्त में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है और गुर्दे की क्रियाशीलता कम हो जाती है। 6 माह से 1 माह के वर्ष के बच्चों में रिकेट कहलाता है, बाल रिकेट कहलाता है, और इसमें शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाना और कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी की कमी हो जाना। पर्याप्त सूर्य प्रकाश नहीं मिलने पर ये चेंज नहीं होता है। जो हमारी चमड़ी में वसा युक्त जो हमारे पदार्थ हैं उसको परिवर्तन करने के लिए हमें विटामिन डी का जो उसमें उपलब्ध है वो सूर्य की रोशनी अगर होगी तभी वो चेंज होगा विटामिन डी में। अस्थियों को कमज़ोर हो जाना, टांग जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, वजन नहीं सह पाती, टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, खोपड़ी की हड्डी बेडोल हो जाती है, रीढ़ की हड्डी पर भी प्रभाव पड़ता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, टखने का आकार बढ़ जाता है, दांतों का विकास नहीं हो पाता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है और पेल्विक बोन्स में भी बेडोलपन आ जाता है। साथ ही रिकेट में शरीर की कमजोरी बढ़ने के साथ सर्दी, खांसी, दमा, निमोनिया और विटामिन डी की कमी से वृद्धि रुक जाती है, नींद ठीक से नहीं आती, शरीर में ऐंठन आती है, चिड़चिड़ापन, निराशा का भाव आ जाता है, भूख अधिक लगने लगती है। ऑस्ट्रोमलेशिया बड़ों में होता है, गर्भवती महिलाओं में, धात्री महिलाओं में। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस की कमी का रोग हो जाता है, विटामिन डी का शोषण नहीं होता है। और इसी तरीके से पर्दे में जो रहती हैं लेडीज़, उनको धूप नहीं मिलने के कारण भी विटामिन डी उनके बन नहीं पाता है शरीर में और उससे उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्ट्रोमलेशिया का शिकार हो जाती हैं। और उसके लक्षण ये हैं कि हड्डियां सिकुड़ कर बेडोल हो जाती हैं, कूल्हे की बेडोल होने से कूल्हे का घेरा सकरा हो जाता है, टांगों और कमर की हड्डियां में दर्द बनता है,
और कमज़ोर हड्डियां दर्द के कारण चलने में परेशानी आती है, थोड़ी सी चोट लगते ही हड्डी टूट जाती है। रिकेट और ओस्टोमेलेशिया में 1 माह तक रोज़ 1000 से 5000 IU यानी कि 25 से 125 माइक्रोग्राम्स विटामिन डी की खुराक दें, तब वो सही हो सकता है। विटामिन डी की अधिकता के प्रभाव भी हैं। भूख कम हो जाती है और जी मिचलाता है, उल्टी होना, प्यास अधिक लगती है, मूत्र अधिक विसर्जित होता है, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, बच्चा सुस्त और कमज़ोर हो जाता है। कैल्शियम रक्त धमनियों, गुर्दों, फेफड़ों में जमा होने लगता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अब इसकी दैनिक आवश्यकता, शैशव अवस्था में 10 माइक्रोग्राम्स या 400 IU इंटरनेशनल यूनिट जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इकाई। बड़े बच्चे और वयस्क में 200 IU यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई। गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 400 IU यानी कि शैशव अवस्था में और धात्री और गर्भवती महिला को इसकी आवश्यकता अधिक होती है ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके, विटामिन डी से कमी का रोग दूर हो सके। धन्यवाद।